सिविल सेवा परीक्षा की आखिर जो प्रणाली है, जो पैटर्न है उनका, वो डिमांड क्या करता है हमसे? जो यहाँ पर दिख रहा है कि सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में एक प्रीलिम्स का एग्जाम है, उस प्रीलिम्स के लेवल पर, मेंस के लेवल पर और फिर इंटरव्यू के लेवल पर। जैसे प्रश्नों की संख्या 100, अधिकतम अंक 200, 2 घंटे का समय, निगेटिव मार्किंग है। 2012 से 2023 तक का एक हमने ट्रेंड एनालिसिस तैयार किया। नमस्कार जो स्टॉक ऑडियंस को, मैं अखिल मूर्ति, संस्कृति आईएएस का मैनेजिंग डायरेक्टर। आज आपके पास हम सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली को लेकर बात करने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि मैंने कई बार देखा आपके जो स्टॉक वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स होते हैं कि सर परीक्षा प्रणाली के बारे में, सर हिंदी भाषा माध्यम को लेकर, तो मैं उसको लेकर सोच रहा था कि आपको विस्तार से बताऊं। उसी बात को समझकर आज मैं आपके सामने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली क्या है और उसमें ज़रूरत क्या है, उसका नेचर क्या है, उसको लेकर हम बात कर रहे होंगे। पहले वाले वीडियोस को आपने देखा होगा या अगर नहीं देखा है तो उसको भी देखिए ज़रूर, जिसमें मैंने ये बात की चर्चा की हुई थी कि हिंदी भाषा को लेकर कई बार कौतूहल होता है, तो उसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इसलिए आज उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। हम बात करेंगे सिविल सेवा परीक्षा की आखिर जो प्रणाली है, जो पैटर्न है उनका, वो डिमांड क्या करता है आपसे। और इनफैक्ट आपको बताएं कि पाठ्य पुस्तक को उठाकर पढ़ना ये सब कर रहे हैं, लाखों लोग कर रहे हैं, लेकिन लाखों लोग मेहनत तो कर रहे हैं, डिमांड क्या है वो खाली सिलेबस को समझ रहे हैं, जबकि उसके साथ साथ उसके नेचर को जब तक आप नहीं समझेंगे ना, तब तक आपकी मेहनत परिणाम नहीं देगी। बाकी मेहनत तो आप करते रहेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि कहीं ना कहीं अगर इस बात का मुझे अनुभव है और एक लंबे समय तक इस फील्ड के साथ मैं जुड़ा हुआ कार्य कर रहा हूं, तो जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं तैयारी करने के लिए, उनका समय व्यर्थ ना हो। जान तो वो भी जाएंगे कुछ समय के बाद, लेकिन हो सकता है अटेम्प्ट खत्म होने के बाद, हो सकता हो किसी दूसरों को बताने के लिए। मैं चाहता हूं कि आप जो मेहनत करें उसका परिणाम, लाभ आप तक पहुंचे। तो बात शुरू करते हैं इस चीज को कि यूपीएससी की परीक्षा प्रणाली क्या है, और फिर उसी के अंतर्गत हम समझ पाएंगे कि वो चाहती क्या है। नेचर, इनफैक्ट किसी भी एग्जाम का, किसी भी फील्ड का, अगर आपको नेचर नहीं पता है, आप काम नहीं कर सकते। जैसे अगर हम पहाड़ पे जाते हैं घूमने के लिए, अगर हमें उसका नेचर नहीं पता है, तो हो सकता हो कि हम जो है हाफ टी शर्ट में चले जाएं। हिल स्टेशन पे जा रहे हैं और अगर हमें उस नेचर नहीं पता है तो ठंड से कांपेंगे। गए तो हमारे पास था भी, लेकिन हमें नेचर नहीं पता, इसलिए क्या होता है आज के समय में, कोई कहीं जा रहा होता है तो देख लेता है रेनी सीजन क्या है तो फिर रेनकोट रख ले, अम्ब्रेला रख ले। कहीं हिल स्टेशन का मामला है तो क्या टेम्परेचर डे का है, क्या नाइट का है। एग्जैक्टली यही चीज़ है यूपीएससी के एग्जाम को लेकर, कि उसका नेचर आपको पता हो जाए। मेहनत तो हम करने को तैयार ही हैं, कौन बचना चाहता है देश की सर्वोच्च सेवा के अंतर्गत शामिल होने के लिए। एक पैर पे खड़े होकर लोग मेहनत करने को तैयार है। इसलिए नेचर क्या है उसको जरा समझ पाइए। सबसे पहली चीज कि जो यहां पर दिख रहा है कि सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में एक प्रीलिम्स का एग्जाम है, उस प्रीलिम्स के लेवल पर, मेंस के लेवल पर और फिर इंटरव्यू के लेवल पर हम आज जो चर्चा कर रहे होंगे वो केवल और केवल प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे कभी अलग किसी जगह पर, अलग वीडियोस में हम बात मेंस की भी करेंगे और इंटरव्यू की भी करेंगे। पहली चीज, इस प्रीलिम्स एग्जाम में एक पेपर 1 आपका है, जिसे हम जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन के नाम से जान रहे होते हैं। दूसरा पेपर 2 कहला रहा होता है, जिसको हम सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, सीसैट के नाम से जाना जाता है। 200 मार्क्स, 200 मार्क्स। बस अंतर यह है, यह पेपर 2 सीसैट क्वालिफाइंग होता है। अब मेरिट जो बननी है वो इसी सामान्य अध्ययन से बननी है, लेकिन पास यहां पर होना जरूरी है। पिछले वाले वीडियोस में मैंने बताया हुआ था, उसको आप देख लीजिएगा क्यों जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग फेल होने का यहीं पर जो है, मतलब उन्होंने प्रण कर रखा है कि हम सीसैट में ही फेल होंगे,
तो आप अंदाज़ा लगाइए कि मेहनत तो कर रहे हैं यहाँ, लेकिन फेल यहाँ हो रहे हैं। तो वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन आज यहाँ के बारे में बात करूँगा इस प्रणाली के अंतर्गत कि समान अध्ययन। अब इस समान अध्ययन में कोई एक विषय नहीं है, और उन विषयों को हमने इस रूप में देखा हुआ है कि यह एक तरीके से, जैसे प्रश्नों की संख्या 100, अधिकतम अंक 200, 2 घंटे का समय, निगेटिव मार्किंग है। पेपर 2 सी सेट, जिसके अंतर्गत 80 क्वेश्चंस हैं, 200 मार्क्स है, 2 आवर समय है, वही निगेटिव मार्किंग 1/3 की है। अब मेरिट यहाँ से डिसाइड होनी है। मैंने कहा कि मैं जरा जीएस के बारे में आपको बतला रहा हूँ इस पैटर्न को लेकर। कट ऑफ भी देख लें, और फिर अलग अलग समय में अलग अलग स्तर पर जो पूछे गए प्रश्न हैं। जैसे ये 2012 से 2023 तक का एक हमने ट्रेंड एनालिसिस तैयार किया। देखिए, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिना आधार के मैं बोला जा रहा हूँ। यूपीएससी से बेहतर कोई हमारे पास सोर्स नहीं कि जिसके आधार पर हम तय कर पाएँ। तो यूपीएससी के ही प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, उनको क्यों ना हम एनालाइज करें। ये सेगमेंट्स हैं यूपीएससी के अंतर्गत जीएस में पूछे जाने वाले। हिस्ट्री है, कल्चर है, पॉलिटी है, वह ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, इकोनॉमी है, साइंस टेक्नोलॉजी है, और करंट अफेयर्स का मामला है। यहाँ से यहाँ तक जो चीज़ें दिख रही हैं, इसका मतलब ये है कि इन 2012 से लेकर 23 तक के स्तर पर, वो 11 साल का जो मामला है, इसमें किसी भी जगह यूपीएससी ने ये नहीं मेंशन किया है कि किस सेगमेंट से कितने प्रश्न आएंगे। इसलिए वेरिएशंस नजर आ रहे हैं आपको हर साल। कभी हिस्ट्री में देखिए 20 क्वेश्चन है, कभी 19 क्वेश्चन है, कभी 13 भी है, कभी 22 भी है। इसी तरह से पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, आप देख सकते हैं। यानी तैयारी करने के लिए हमको इतने विषय पढ़ने हैं, लेकिन सेलेक्टिव होकर पढ़ना है, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कभी देखिए, यहां पर 18 सवाल हैं ज्योग्राफी के 2015 में। अगर कोई सेलेक्टिव होकर सोच रहा हो कि ज्योग्राफी में लगातार 18, 20, 18 आ रहे हैं, तो क्यों न जो है इस सेगमेंट को पढ़ते हैं, दूसरे सेगमेंट को छोड़ देते हैं। देखिए अगले साल 3 सवाल, 8 सवाल, बर्बाद हो गया होगा वो बच्चा उस समय। देखिए पॉलिटी को लेकर देखिए, 13 सवाल, 10 सवाल, 17 सवाल चल रहे थे, 6 सवाल आ गया। और जिस दिन 6 आ गया होगा, उन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देकर तैयारी करने वालों ने सोचा होगा कि अब जो है ना कम आएगा। देखिए अगले साल 22 सवाल है। गैम्बलिंग नहीं करनी है। मतलब फिल्मों में चलता है, गाने में चलता है, जिंदगी एक जुआ है, दांव है, लगाते रहो, खेलते रहो। अरे भाई, पढ़ाई करना है। कितनों का ख्वाब और अरमान लेके आप बैठे हुए हैं। तो फिर विषयों को कवर करना है। पूछने वाले पर छोड़िए कि 3 सवाल पूछे या 30 सवाल पूछे, मेहनत करना है। ये सारे विषय हैं। अब यहां से शुरू होते हैं उसके नेचर और उसकी डिमांड। आप एक एक विषय पढ़ते हैं, दो दो विषय पढ़ते हैं। जब आप पहला कोई विषय पढ़ते हैं तो भी आपके पास 24 आवर्स है, और आपने यहां पर पढ़ाई शुरू की। मान लीजिए आज पहले महीने के लेवल पर आपने पढ़ा, दूसरे महीने के लेवल पर आपने एक दूसरा विषय पढ़ लिया। धीरे धीरे आपका समय भी बढ़ता जाएगा, विषयों का क्रम भी बढ़ता जाएगा। जब आप पहला पढ़ रहे थे तो भी 24 आवर्स था, जब आप 5 पढ़ चुके हैं तो भी 24 आवर्स। अब आप क्या, जो जरूरत है वो ये है, एक बार पढ़ने से अगर होने लगती चीजें, तब तो फिर बहुत आसान चीज थी। यूपीएससी की सबसे बड़ी कठिनाई यही है, आपसे एक डिसिप्लिन की डिमांड करती है, और वो है रिवीजन। तो आप एक विषय जब पढ़ते हैं तो आप जो है ना रिसर्च करने के मूड में आ जाते हैं। कोई चीज, अब इतिहास ही है अगर, तो अंत तो नहीं है सूचनाओं का। फिर तो आप यहां तक शुरू हो जाएंगे ना कि अगर जो है बुद्ध की मौसी का नाम पता है, प्रजापति गौतमी है,
तो शुरू हो जाएंगे कि फिर महावीर के अभी तो कोई होगा, फिर आप खानदान के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। आप और इंफॉर्मेशन आज के दौर में आपके पास सब कुछ एकदम हाथ में मौजूद है। गूगल, यूट्यूब से आप ज्ञान ले रहे हैं इस मामले में कि आखिर जो है जितना हो सके तो एक विषय की सूचनाएं खूब संग्रहित करना है, और वो मन भी करता है कि मैं मतलब छोड़ूंगा नहीं, मैं सारी चीज करूंगा। एक विद्यार्थी होने के नाते ये सब सोचना जायज है, लेकिन खाली विद्यार्थी ने यूपीएससी की जरूरत समझिए, क्योंकि एक विषय नहीं पढ़ना है। आप पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट से नेट और जेआरएफ दे रहे होते तो बात तो समझ में आती। सिविल सर्विसेज का, जीएस का पेपर, डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, सब पर समान अधिकार रखना है। तो जितनी हम इसमें सूचनाओं को संग्रहित करेंगे और इसको लेकर आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अभी हमने ये नहीं पढ़ा, ये भूल जाते हैं कि इसको रिवाइज भी करना है, इसको रिवाइज भी करना है। और ये सारा कुछ पढ़कर फाइनली कयामत के दिन का मतलब एग्जाम के समय में आप 2 आवर्स में रिकॉल कैसे करेंगे, ये फर्स्ट डे अगर आपको पता नहीं है, आपकी पढ़ाई बेकार है। क्योंकि आपने सोचा केवल एक पढ़ रहे हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं आप कि आज जो एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कल दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, तो जो पहला पढ़ा आपने, जो नीचे दब गया, आप उसको रिवीजन कैसे करें। और 24 आवर्स ऑलवेज है, समय निश्चित है सबके पास। अब अंतर यहीं से आता है, इसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, बैलेंसिंग। तो जो बच्चा इन विषयों के साथ संतुलित होकर कार्य कर सकता है, वही सफल हो रहा है। यह परीक्षा इस मामले में नहीं है प्रीलिम्स कि कोई कितना जानता है। आपको क्या लगता है कि 10,000 लोग अगर मेंस दे रहे हैं प्रीलिम्स पास करके, तो ये पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान लोग हैं या भारत के सबसे बुद्धिमान लोग हैं, और बाकी जो बाहर हो गए वो क्या जो है बुद्धिमान नहीं है? ऐसा नहीं है। और आप देखते होंगे अपने आसपास के लोगों को, कुछ ऐसे नॉलेजेबल लोग हैं, ऐसे ज्ञान से युक्त लोग हैं कि कुछ भी पूछ लीजिए बता देंगे। वो पर्टिकुलर किसी 1-2 विषय के साथ होते हैं। यूपीएससी कहता है कि हमें इतना नहीं, इतना ही चाहिए, लेकिन सभी विषय बराबर चाहिए। बैलेंस, ये कीवर्ड है। आप कोई एक सिंगल सोर्स बनाइए, लेकिन हर विषय का ऐसा होना चाहिए कि उस पर कमांड हो आपकी। आप गली मोहल्ले पार्क में जो है उत्तर देने के लिए प्रतिबद्ध मत हो जाइए। 50% कट ऑफ है, मैंने बतलाया इस चीज को। कट ऑफ 50% है। अगर 50% कट ऑफ है, इसका मतलब हर जगह के लेवल पर 50%। सिलेक्शन इजी है, क्योंकि पेपर 2 है, सीसैट भी पढ़ना है आपको, तो वही 24 आवर्स है। और खाली एक इंसान होने के नाते ऐसा तो नहीं ना मशीन बन जाएंगे। बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, सबकी अपनी जिम्मेदारी हैं, सामाजिक संबंध हैं, फोन कॉल्स भी आएंगे, नहीं रिसीव करेंगे तो तनाव पैदा होगा, रिसीव करेंगे तो टाइम किल होगा। ये भी बैलेंस करना है। और यही वजह है कि इन विषयों को एक एक करके पढ़ना और सबको फिर साथ लेकर चलना, ये होता है शेड्यूलिंग। मैं बताऊंगा आपको कि कैसे इसको कवर करेंगे। तो परीक्षा की प्रणाली आपसे अपेक्षा कर रही है, एक तो विषय उसी लेवल पर तैयार होने चाहिए, इसीलिए टीचर्स का इंपॉर्टेंस है। कोई बच्चा ये कहे कि इकोनॉमी मेरा ठीक है, पॉलिटी मेरा ठीक है, ज्योग्राफी नहीं ठीक है, साइंस नहीं ठीक है, तो सिलेक्शन नहीं होगा। कोई ये कहे कि मेरा इतिहास बहुत अच्छा है, मेरा पॉलिटी बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा इकोनॉमी वीक है, मेरा साइंस वीक है, नहीं होगा, भूल जाइए। क्योंकि आपने इनमें समानता नहीं रखी। इसलिए अगर कहीं से गाइडेंस आपको मिल रहा है, तो वो भी ऐसा होना चाहिए कि हर विषय के लेवल पर उसी तरीके का। जो सोर्स आपके पास है उसकी भी अपनी प्रामाणिकता उसी लेवल पर हो। अप एंड डाउन्स अगर हुआ तो मामला खत्म। लाइफ में अप एंड डाउन्स हम झेल सकते हैं, यूपीएससी नहीं झेलेगा, क्योंकि उसके पास दूसरे बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनको वो समझ रहा है कि ये बैलेंस है, इसलिए उसका सिलेक्शन होगा। अब आपको बताऊं कि इसमें भी जो परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत समस्या क्या है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन लंबाई चौड़ाई से देखकर पहला मनोविज्ञान आपको लग रहा होगा कि कठिन है। बस यही यूपीएससी का खास पहलू है। वनडे एग्जाम में एक लाइन में सवाल होता है, लाइन खत्म भी नहीं होती, सवाल खत्म हो जाता है। देखिए अब ये सवाल को पढ़िए, इतने लंबे चौड़े सवाल,
और ये सवाल आपको बतला रहा हूं मैं 1997, यानी यूपीएससी अपने नेचर में ऑलवेज वही रहा है। अगर इसको पढ़ूं मैं, और मैं बार बार अपने स्टूडेंट को एग्जाम्पल भी देता हूं कि देखिए लिखा है 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी गवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना है। इन शब्दों में एक जीवनीकार ने वर्णन किया है किसका? मैंने आपको पढ़ाया नहीं और आपने पढ़ा नहीं, वो सब भूल जाइए कि उत्तर क्या है, लेकिन अब समझिए इस चीज को लेकर एक व्यक्ति जो तैयारी करता है या कर चुका होता है, उसके लिए इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं, क्योंकि वह क्वेश्चन अंतिम लाइन में दिया हुआ है कि एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने अपना स्वयं गुरु माना है वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। अगर यही एक लाइन में सवाल आ गया होता, एक सेकंड नहीं लगता, और सभी के लिए सही था। पेशेंस भी चेक होता है यूपीएससी में इन्हीं सब क्वेश्चंस के माध्यम से कि लास्ट लाइन तक पढ़ने का पेशेंस है या नहीं है, क्योंकि यहां तक पहुंचते पहुंचते एक व्यक्ति को लगता है कि इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्वेश्चन छोड़ देते हैं, निगेटिव मार्किंग का समय है। नहीं, हर चीज पढ़ना है, और कोई पूर्व धारणा मत बनाइए प्रश्न को देखकर कि कठिन होगा। आपका अपनी पढ़ाई पर भरोसा होना चाहिए। यूपीएससी का नेचर ये है, वो आपके ऊपर प्रेशर, और प्रेशर डालना उसका अपना नेचर है, चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो। मेंस की बात करें, इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है कि मतलब कमजोर दिल का व्यक्ति तो तैयारी कर ही नहीं सकता। इंटरव्यू सेशन, आप घुस रहे हैं अंदर, 6 लोग बैठे हुए हैं, 7 लोग बैठे हुए हैं, और वे 20-20 साल 30-30 साल की नौकरी किए हुए सिविल सर्विसेज, प्रेशर क्रिएट करना, तो प्रीलिम्स से ही वो चीजें आपके पास टेस्टिंग शुरू हो जाती है। इसलिए ध्यान रखिए। अब ये सवाल को देखकर अब दूसरी समस्या क्या है, ट्रेंड एनालिसिस वाले लोगों की, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखकर तैयारी शुरू करते हैं, वो कैसे बर्बाद होते हैं। उनको क्या लगेगा कि 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर, और ये सब मतलब गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में पूछा गया है। हो सकता हो अगली बार ना कि कोई ये पूछ ले कि 35 वर्ष की आयु में क्या किया तिलक ने या गोखले ने, क्या किया लाला लाजपत राय ने किया। देखिए तैयारी की दिशा कैसे बदल गई। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखकर भी ये नहीं करना है कि आप इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करने के लिए लग जाएं। यही चीज होती है कि आप अपनी एनर्जी, अपना टाइम किस जगह वेस्ट कर रहे हैं। यूज करना है, वेस्ट नहीं करना है। इसलिए क्या करना है, क्वेश्चंस की तैयारी के अंतर्गत नहीं जाना है, टॉपिक कवर करना है। और टॉपिक कवर करने का मतलब होगा कि आप सभी टॉपिक्स पर अपनी पकड़ बनाएंगे और निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए ध्यान रखिए कि यूपीएससी के अंतर्गत जितने भी आपको जीएस में सेगमेंट हैं, सब पर समान पकड़, और रिवीजन रिवीजन रिवीजन। नंबर ऑफ सोर्सेज, मल्टीपल सोर्सेज बढ़ाने की बजाय सिंगल सोर्स पर बिलीव करिए, निर्माण कीजिए, खुद बनाइए। कोई कोचिंग हो, कोई चीज हो, उसमें दिक्कत नहीं है। आपको बस एक करना है कि सभी विषय पर समान पकड़, और तैयारी इतनी होनी चाहिए कि जो भी एक रजिस्टर, जो भी एक नोटबुक आपने तैयार किया, उस पर इतना कमांड करिए कि दावे के साथ कह दीजिए कि इसमें से आया हुआ सवाल मैं गलत नहीं करूंगा, कभी सिलेक्शन नहीं रुकेगा। इतनी हिम्मत रखिए। आज के दौर की सबसे बड़ी समस्या यह है कि व्यक्ति पढ़ता है और अगर कुछ उससे पूछना चाहे तो कहेगा नहीं, अभी केवल एक बार पढ़ा है, तो दूसरी बार तीसरी बार पढ़ने का मौका कितनी बार मिलेगा। तो पढ़ाई अपनी उस यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से करिएगा। तो परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत प्रीलिम्स में डिमांड है सभी विषयों को अच्छे से पढ़ना, कवर करना, एक समान स्तर पर रखना, और बैलेंस अप्रोच, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। तो उम्मीद करता हूं कि जो स्टॉक में आप जो इस बात को सुन और समझ रहे होंगे, जरूर अप्लाई करेंगे अपनी पढ़ाई में, ताकि ये दिक्कत ना आए। फिर आपसे मिलेंगे हम कुछ अगले वीडियोस के साथ, जिसमें कुछ अन्य चर्चाएं भी कर रहे होंगे कि आखिर पूरी पढ़ाई में एनसीईआरटी की क्या अपनी भूमिका है। तो आज इतना ही, धन्यवाद। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है, और इसीलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में।
तो इसीलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया संस्कृति आईएएस को फॉर हिंदी मीडियम यूपीएससी कोचिंग और कोर्सेज के लिए। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है संस्कृति आईएएस। शायद अखिल मूर्ति सर की तो इंट्रोडक्शन ही देने की जरूरत नहीं है, जिनके निर्देशन में है संस्कृति आईएएस। वहीं संस्कृति आईएएस के भी बहुत स्टूडेंट्स ने यूपीएससी में टॉप रैंक्स प्राप्त की हैं। कुछ ही समय में उनके भी बहुत स्टूडेंट्स की टॉक्स रिलीज होने वाली है। तो जोश टॉक्स ने संस्कृति आईएएस से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। मुझे बहुत ही खुशी है हम सबके साथ ये बात शेयर करने की कि वो मान गए हैं। वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज्यादा हम नए एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर जिंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकालने देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने आईएएस बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक्स एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दें, बाकी जोश संभाल लेगा।